जीबी वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज जो है घटना चक्र के जो है विज्ञान में का इसका तीसरी इकाई है जिसका नाम है यांत्रिकी। इसी को हम लोग इसके डिफिनीशन यानी परिभाषा को देखेंगे और इसके सभी प्रश्न जो है करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा और संवेग और गति, ये सब आएंगे और इसके परिभाषा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहला है कि इसमें दिया है यांत्रिकी किसे कहा जाता है। तो ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी में। अब दूसरा है भार। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। फिर देखिए अगला है कि मास यानी द्रव्यमान। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे इसमें है कि पृथ्वी का आकर्षण बल, इसमें इसका वेट हो जाए वस्तु या पदार्थ का परिमाण जो है मास, इसमें अंतर है। और भार में देखिए क्या है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक जो है ग्राम, किलोग्राम या किलोग्राम होता है जो द्रव्यमान का होता है। ये एक सदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इन दोनों में अंतर यही है, भार और द्रव्यमान में। अगला है कि वस्तु का भार भिन्न भिन्न होता है स्थानों पर जो है होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पे अचर होता है। अगला देखिए दूरी एवं विस्थापन, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो प्रतिदिन की भाषा में दूरी और विस्थापन एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिकी में इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। जैसे जब एक वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जो है चली गई है, दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। जबकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए क्या है, इसलिए जो है गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी प्रदर्शित किया जाता है। वही जो है चली गई दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि विस्थापन में के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य हो सकती है, परंतु उस वस्तु का जो है विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है। और देखिए इसमें और क्या है कि अब देखिए चाल एवं वेग, इसमें क्या है, चाल एवं वेग किसे कहते हैं। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है, अतः चाल बराबर चली गई दूरी अपान समय होता है। फिर क्या है, चाल एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई और उत्पन्न विस्थापन होता है। अगर वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपन समय। फिर अगला आगे देखिए चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशेष दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, अतः वेग एक सदिश राशि है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं त्वरण। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ साथ वेग में जो परिवर्तन के दर के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन अपन समय होता है। फिर त्वरण जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक जो है वेग होता है अपन समय, यही त्वरण हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय के पश्चात वो वेग v हो जाता है तो त्वरण तो v माइनस जो है u अपान t हो जाएगा इसका फार्मूला। और इसका जो है एसआई जो है मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। फिर अगला पे हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो पिंडों अथवा वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के गति नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और बल तथा उसके द्वारा प्राप्त की गई जो है गति के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है। तो प्रथम नियम के अनुसार कोई विराम वस्तु विराम अवस्था में ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी जो है बल का प्रयोग नहीं किया जाता है।
इससे क्या है, उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विराम अवस्था रहने अथवा गतिमान हो तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति है, जो जिसे जड़त्व कहलाती है। आगे देखते हैं, वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। आगे देखिए, न्यूटन का जो है द्वितीय जो है नियम क्या है, तो ये कहता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से स्पष्ट है, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है, और गति में परिवर्तन होने का अर्थ है वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से। अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो प्रयोगों द्वारा यह देखा गया किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू ए, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। इस समीकरण को ही न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल या SI मात्रक जो है न्यूटन है इसका। अगला है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। तीसरे नियम के अनुसार जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए बल को क्रिया कहते हैं, और दूसरी वस्तु द्वारा पहली बल पर लगाए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर दिशा एवं विपरीत होते हैं। ये न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अगला है कि संवेग। संवेग किसे कहा जाता है, तो किसी वस्तु के संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग m इंटू v हो जाएगा। वहीं संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का SI मात्रक मीटर जो है, इसका SI मात्रक मीटर अपन सेकेंड होता है। आगे देखते हैं, संवेग परिवर्तन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है, और संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की एक अन्य रूप है। स्पष्ट रूप है कि बल जो है प्रोपोर्शनली या अनुपाती संवेग में परिवर्तन अपन समय होता है। यदि क्या है कि m द्रव्यमान है वस्तु का और वेग u होता है तो इसका प्रारंभिक संवेग mu होता है। t समय पे वस्तु पर बल F कार्य करने पर इसका अंतिम वेग v होता है। अतः वस्तु का अंतिम वेग mv हो जाएगा, और संवेग में परिवर्तन तो mv माइनस mu हो जाएगा। आगे देखिए परिभाषा में क्या है कि जो है अब अतः F इनडायरेक्टली जो है mv माइनस mu अपन t के प्रोपोर्शन के होता है प्रोपोर्शनल। फिर F अप्रत्यक्ष रूप से m अपन v माइनस u अपन t होता है। तो और F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो जाएगा। तो F इक्वल टू k इंटू ma हो जाएगा। और SI मात्रक में स्थिरांक k का मान 1 होता है, तो F इक्वल टू ma आ जाएगा, जो कि न्यूटन का द्वितीय नियम है। उसी प्रकार संवेग संरक्षण का नियम देखिए, तो यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर बाह्य बल न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर कार्य देखिए, यदि कार्य किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए, इसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसी को कार्य कहते हैं। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया नहीं माना जाएगा। आगे है कि किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य इक्वल टू फोर्स इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो ये इसका हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू एस। एस क्या है, विस्थापन है, या F जो है उसका बल है। अब देखिए शक्ति अथवा सामर्थ्य जिसे पावर कहते हैं, तो किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की जो दर है उसी को पावर कहते हैं। और इसका जो है शक्ति का होता है जो नियम कार्य अपान समय होता है, इसका फार्मूला। यदि कर्ता t समय में वो W कार्य करता है तो पावर इक्वल टू W अपान t हो जाएगा। इसका SI जो है मात्रक जूल अपान सेकेंड होता है। ये और एक अश्व सामर्थ्य में 746 वाट होते हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं, और इसका प्रकाश, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि है इसका रूप, और इसका मात्रक जूल होता है।
इसी तरह यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। दो प्रकार की होती है, एक गतिक है और एक स्थितिज है। एक पिंड की स्थितिज एवं गति ऊर्जाओं का कुल इसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है और यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? यह वो ऊर्जा जो किसी वस्तु में किसी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम है किलोग्राम है तथा चाल 20 मीटर सेकेंड हो तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर हो जाता है। वही स्थितिज ऊर्जा है जो है यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इत्यादि। और इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। यम क्या है? द्रव्यमान, जी क्या गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई है। अब हम लोग चलिए इसके प्रश्न सभी करते हैं। पहला न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? तो ये है पहला नियम, इस कौन सा है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा जड़ता का नियम हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलिए देखते हैं। अगला है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है किसमें? तो ये कम बल का प्रयोग करके किसी भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला है एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो ये बढ़ेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है किस पे है? तो ये अपकेंद्रण पे है। अगला है कि प्रक्षालन मशीन जो है कार्यप्रणाली का सिद्धांत है किस पे है? तो यह है जो है ये अपकेंद्रीकरण पे इसका हो जाएगा आंसर। अगला है कि कौन सी राशि जो है इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है यानी अदिश है? तो ये आयतन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सी एक सदिश राशि है? तो ये हो जाएगा संवेग, ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले पे चलते हैं, तो कौन सी सदिश राशि है? तो ये हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन सी। अगला देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है बल का गुणनफल है, तो यह है जो है इसका क्या होगा? तो यह द्रव्यमान गुणे और त्वरण का होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। तो अगला है यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई इकाई में होगी किस? तो ये हो जाएगी 6 इकाई में होगी। अगला है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि क्या है? ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। अगला है हवाओं की ऊर्जा होती है कौन सी? केवल गतिज होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कि वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित जो है होता है? तो इसका जो है आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ए, गतिज ऊर्जा। अगले पे हम लोग चलते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाती है, कौन सा नियम है? ये स्थिरता का या जड़त्व का नियम है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है, इसीलिए। अगला है कि कथन दिया है और उसका कारण दिया है कि भारी हुई गाड़ी जो है को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष इसका क्या होगा? इसका होगा कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। अगला है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड चाल से कूदा, 0.5 मीटर प्रति सेकंड चाल से खिसकी। बताइए कि जो है नाव का द्रव्यमान और मनुष्य के द्रव्यमान का कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10 गुना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2:3। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुख्य पृष्ठ है, तो ये क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, v माइनस क्या हो जाएगा, a इक्वल टू v माइनस यू अपन टी हो जाएगा। अगले तो ये हम लोगों ने लगभग सभी प्रश्न जो है यांत्रिकी में जितने भी आते हैं उसके डिफिनीसन और उसके सभी प्रश्न हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।